ईरान का कैपिटल है तेहरान, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स भी था? एग्जैक्ट जी, मैं उस तरफ आता हूँ। बिल्कुल ठीक आपने कहा, सही सिर्फ में इशारा किया। ये सिक्योरिटी लैप्स पहली दफ़ा नहीं है। ये सिक्योरिटी लैप्स इब्राहिम रईसी साहब का जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है वहाँ भी हमको नज़र आया है, उस पर बात करनी चाहिए। और ये तो बहुत ब्लेटेंट यानी मैं समझता हूँ लैप्स है। ईरान के दारुल खिलाफा तेहरान में हमास के सियासी लीडर इस्माइल हानिया इजरायली एयरफोर्स के दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गए हैं। ये अचानक पहुंचा 18 अरब डॉलर पे मलकियत के अंदर। उन्हीं पैसा आया, तेजी से काम बढ़ा, पूरी दुनिया के अंदर क्रेडिट रैंकिंग इनकी हाई की गई, इनकी क्रेडिट लिमिट का 500% इजाफा किया गया। ईरान के सरकारी मेहमान थे, वो वहाँ पे ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्किन की तकरीब हलबरदारी के लिए गए हुए थे, और भी बहुत से बैरूनी ममालिक से वफूद आए हुए थे, पाकिस्तान के भी। बहुत से मोहम्मद अली जिन्ना को बर्बाद होते देखा, कैसे अपने देश में तड़प तड़प के बेचारे मर गए, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में नहीं पड़ गए। हमने बहुत से शरीफ परिवार भी देखे, हमने उस जुल्फिकार अली भुट्टो को भी देखा जो ये व्यक्ति बात कहता था कि 1000 सालों तक हिंदुओं से लड़ेंगे चाहे घास की रोटी खानी पड़े। आज उन्हीं के जो नाती हैं बिलावल भुट्टो मंदिर घूम रहे हैं सिंध में वोट पाने के लिए। जो अच्छा 10-11% का हिंदू वोट है उनके लिए मंदिर घूम रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए जाके। सब के सब बर्बाद हो गए, सब के सब को या तो घूम के आना पड़ा या तो फिर बर्बादी का मुंह देखना पड़ा। अब उसी में एक नई श्रृंखला में नाम ऐड हुआ है मुइजू साहब का, जो मालदीव्स के फिलहाल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इनका भी नाम शामिल हुआ। और जिस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी मैं कहूंगा घटी नहीं है, बिल्कुल जमीन में घुस गई है, रगड़ गई है, रौंद दिया गया ऐसा लग रहा है। इतना इस व्यक्ति ने जिंदगी भर लड़ गए, जैसे तैसे अपनी सियासत बनाई होगी, सब ध्वस्त होकर रह गई सिर्फ भारत को बुरा बोलने की वजह से। अब वहां पर चुनाव के बाद तो गारंटीड है कि इनकी कुर्सी जाएगी। बातें ये करी जा रही है चुनाव के पहले ना सरकार गिर जाए, जिस तरीके से अभी कुटाई हुई ना 2 दिन पहले आपने देखा, चुनाव के पहले कहीं मुइजू की सरकार ना चले। सिक्योरिटी लैप्स पहली दफा नहीं है। ये सिक्योरिटी लैप्स इब्राहिम रईसी साहब का जिस तरीके से हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ है वहां भी हमको नजर आया है, उस पर बात करनी चाहिए। और ये तो बहुत ब्लेटेंट यानी मैं समझता हूँ लैप्स है। और इन द हार्टलैंड ऑफ तेहरान, इन द सेंटर ऑफ तेहरान, पासदारान के गेस्ट हाउस में जो शख्स रिहाइश पजीर हो, सवाए इसके कि वहाँ कोई चिप रखी गई हो, इतना प्रिसाइसली निशाना बनाना किसी को जो है वो मुमकिन नहीं होता है। कई लोगों का पाकिस्तान में ये कहना है कि इंडिया और इजराइल की एक ही स्ट्रैटेजी है। इंडिया की भी स्ट्रैटेजी ये है कि वो अक्सर पाकिस्तान के अंदर लोगों को असैसिनेट करता है। हाफिज सईद की आपको पता है कि घर के बाहर सुसाइड धमाके हुए थे, बहुत सारे अगले दिन 15-20 लोगों को असैसिनेट किया गया, जो कश्मीर के रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको याद है पिछले फॉरेन सेक्रेटरी ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इजराइल भी ऐसे ही करता है कि इजराइल दूसरे मुल्कों में जाके असैसिनेट करता है। तो आपको लग रहा है कि कहीं ये भारत और इजराइल नोट्स तो नहीं एक्सचेंज करते? हथ पैण की गल जेड़ा मोल आ जाए। अब मुझे ये बताएं, भारत ने जितने बंदे मरवाए हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारे पाकिस्तानियों ने मारे हैं, पैसे लेके मारे। तो उनको ब्लेम नहीं कर सकते आप। बोले उनको क्या ब्लेम? हथ पैण की गल, उनके पास आज पैसे हैं वो दे लेते हैं। माजी में क्यों नहीं दे सके? आज तक माजी में इतना पैसा उनके पास था भी नहीं, सोर्सेज भी नहीं थे। पाकिस्तानी इतने फार सेल नहीं होंगे। आज रेट लग के सी ईरानी ने पैसे बना लिए ना, आज जिसने लोकेशन बेची थी ईरानी ने कि फलां जगह ठहरा। रशिया चाइना किस लेवल तक आगे जाते हैं या फिर हिजबुल्ला इसको किस लेवल तक आगे लेके जाता है। मैं पहली दफा मैंने इस सारे सिनेरियो को बड़ा सीरियसली लिया है कि इसके बाद अब जो वी आर मूविंग टुवर्ड थर्ड वर्ल्ड। भारत के साथ के इसका कि भारत ने इसको अप्रिशिएट किया और वहाँ पे एक बड़े पैमाने पे लोग जो हैं वो इस पे खुशियां बना रहे हैं और इसको वो फिर कश्मीर से जोड़ रहे हैं कि कश्मीर में भी इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें ज़ाहिर है इसी तरह का अमल किया जा सकता है। तो देखें ये बात भी वहीं जाके बैठती है कि भारत की अंदर एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल की हमायत करते हैं और खुल के करते हैं। कश्मीर की बात है
तो वहां पे भी अगर कोई आप इस तरह की हिजब पैदा कर देंगे, हिजबुल मुजाहिदीन और हिजबुल फलां या इस तरह के जो है वो हमास टाइप फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप कश्मीर में भी पैदा करेंगे और वो भारत के खिलाफ इस तरह की जो है वो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करेंगे तो भारत उसको इससे जोड़ेगा। 2023 में वो 51.7 अरब डॉलर का मालिक हो गया, यानी कि 49 अरब डॉलर उसने सिर्फ इस 9 साल के एरा में कमाए बजरिया नरेंद्र मोदी। नंबर 3, शाहपुर मिस्त्री वर्ती $6 बिलियन और 2023 के अंदर वो पहुंच गया $30 बिलियन, यानी कि 9 साल के अंदर उसने $28 बिलियन का इजाफा हुआ देखते ही देखते। 4.3 के ऊपर था पूनावाला $बिलियन पे 2000 के अंदर, 2019 के अंदर हुआ $9.2 अरब, 2014 में हुआ $4.9 अरब और एकदम 2023 के अंदर उसकी वर्थ पहुंच गई $21 अरब। 500 अरब डॉलर की इसराइल ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की आईटी सेक्टर में, ज़राअत में, पोर्ट में और दीगर चीज़ों के ऊपर। तो ये चंद टके आने के बाद इन बनियों के, इन इंतहा पसंदों की औकात भूल गए अपनी। इन्होंने ये पूरा पैसा मुसलमानों के कत्लेआम पे खर्च करना शुरू किया। 2014 और 19 के अंदर ये जैक लगा इसराइल का। ये 2019 से 2023 में किसका जैक लगा? वो जैक था अरब जैक, अरब बादशाहों का जैक, जिन्होंने $100 अरब विजन 2030 के ऊपर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की। 2030 विजन मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया पे इन्वेस्टमेंट की। दर हकीकत ये जो अब ऐलान हुआ है 2023 के अंदर, जून 2023 में, इंडिया इसराइल ट्रेड कॉरिडोर, इंडिया इसराइल अरब ट्रेड कॉरिडोर, ये उसकी कंटिन्यूटी थी जिस पे 2015 से काम चल रहा था। ये ट्रेन का एक सिलसिला और नीचे से सड़क का सिलसिला यूएई जाना है, यूएई से सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब से जॉर्डन जाना है। न्यूम सिटी जो बनाया जा रहा है वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। G20 का असल मकसद इंडिया को 20 मुल्कों का पार्टनर बनाना था और इस ट्रेड को वाया यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और फिर इसराइल हैफा पोर्ट पे ले जाना था। अब आपको समझ में आया कि जॉर्डन क्यों नहीं बोलता, यूएई क्यों नहीं बोलता, सऊदीया क्यों नहीं बोलता। गुनाहों की अजीम सरजमीन गुनाहों की, उस अजीम सरजमीन के ऊपर बनाया गया जिसको हिजाज मुकद्दस कहते हैं, दज्जाल का शहर, जदीद शहर, अय्याशियों का शहर, 1000 अरब डॉलर के साथ न्यूम शहर बना। बहरहाल जॉर्डन पहुंचा, जॉर्डन से ये हैफा पहुंच गया। शायद उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तान जो है, जिस तरह बाकी दुनिया है ज़्यादातर और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत भी हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को रिकगनाइज़ करते हैं एज जो कि फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनली, चाहे वो यूएन में हो या दूसरे OIC फॉर दैट मैटर हो, या जो फ़लस्तीन के सफारत खाने भी हैं। तो किस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म उनको रिस्पॉन्ड करते, उससे ये भी हो सकता था कि फिर हम जो है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को एक लिहाज से बराबर कर रहे हैं हमास के, तो हमारे लिए शायद वो कानूनी एतबार से मुश्किल हो जाता। लेकिन एक ओवरऑल देखा भी जाए तो अरब दुनिया में भी कतर को छोड़कर, और तुर्की को तो खैर वो अरब दुनिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन तुर्की के अलावा बाकी भी जो ममालिक हैं मुसलमान दुनिया के, OIC दुनिया के, वो ज़्यादातर हमास के साथ इतना इंटरेक्शन उनका नहीं होता। पुराना इतिहास रहा है। हमने देखा मुगलों को, हमने देखा अंग्रेजों को, हमने भारत के अंदर कई पार्टियों को देखा जिन्होंने यहां रहकर भी, इस धरा पर रहकर भी इस धरा को बुरा भला बोलने का काम किया, इस धरा को, इस मातृभूमि को जो है वो उल्टे सीधे शब्द सुनाने का काम किया और इसके खिलाफ होने वाली गतिविधियों में शामिल रहे। आखिरकार क्या हुआ? उसी मुगल साम्राज्य का गला घुट गया, खत्म हो गया। उस अंग्रेजों का, उस ब्रिटिश एम्पायर का जो है सूरज डूब गया, पता भी नहीं चलता आज कहां पे। आज वो कहावत है ना कि आज बैंड बाजे वाले वो ड्रेस पहनते हैं जो कभी अंग्रेजों को वाइसरॉय पहना करता था। आज जिस पार्टी ने इस देश में 60 सालों तक में हुकूमत करी और कई सारी ऐसी चीजें करी, आज अब देखो कोई अता पता नहीं चल रहा, कहीं मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, कहीं कोई पार्टी तोड़ रहा है, कोई पार्टी तोड़ रहा है, ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही है। तो जब भारत के अंदर इतना हो गया, बाहर वालों की भी श्रृंखला कोई छोटी नहीं है। एर्दोगान भले ही चलो जीत के आ गए, पहली बार उनकी गाड़ी फंस गई थी, दूसरी बार में जैसे तैसे मैनिपुलेट करके जीत करके आ गए, वो सरकार सत्ता में तो आ गए, लेकिन फायदा क्या? तुर्की की आज हालत देखिए, तुर्की की इकोनॉमी कहां पहुंच गई। तुर्की में जो हाइपर इन्फ्लेशन है ना, कमर तोड़ महंगाई जिसको बोलते हैं, वो वहां पर है। एक चीज इस साल कोई चीज फॉर एग्जांपल 10,000 की, अगले साल उसका जो कीमत है बढ़ के 13,000 14,000, इतना महंगाई वहां पर बढ़ रही इतनी तेजी से। आप देखिए मलेशिया को क्या हुआ, आप देखिए पाकिस्तान,
ये तो बर्बाद तबाह होकर रह गया। बांग्लादेश समझदार था, जब तक शेख हसीना है तब तक वो देखिए कैसे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, आगे चलता ही चला जा रहा है। मालदीव्स के प्रधानमंत्री जो हैं साहब जी, उन्होंने भी कोशिश करी कि मैं हीरो बन जाऊंगा, इस्लामिक जगत का ये नहीं है मर्द मोमीन बन के निकलूंगा, लेकिन हुआ क्या? इनके साथ में भी भले ही इनकी अभी सत्ता बरकरार है, लेकिन जनता में ये बेहद अनपॉपुलर हो चुके हैं। जनता में ये बेहद अनपॉपुलर हो चुके हैं। विपक्ष का जो नेता प्रतिपक्ष है वो खुलेआम कह रहा है कि तुम अभी के अभी जाके माफी मांगो। तो मालदीव्स के अंदर सत्ता का परिवर्तन होना कोई इतनी बुरी या मुश्किल काम नहीं है। आसानी से मतलब कि थोड़ा बहुत मेहनत करी जाए तो चुनाव के पहले भी वहां पे सरकार गिर सकती है। और चुनाव में तो जैसी स्थितियां बन रही हैं, चुनाव में तो लग रहा है इनके आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स की जमानत ना जब्त हो जाए। इतनी खराब हालत मालदीव्स में, इतना जो है वो माहौल एंटी मुइज़ो माहौल मालदीव्स में बन चुका है।